नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अलावत, आपका दोस्त आज आपके सामने दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। इन नए कृषि सुधार जो नियम बनाए गए हैं 2020 में, जो नए बिल आए हैं, फार्म्स बिल 2020, इनके विषय में एक चर्चा करने के लिए मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कि बहुत से लोगों को इनके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। बहुत से सरकार के फेवर के ऐसे लोग जिन्होंने वोट तो सरकार को ही, बीजेपी को ही दी थी, परंतु उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये नियम जो है कहीं ना कहीं किसान के बहुत ज़्यादा अहित के लिए है। मेरे को भी जब इतनी सारी बातें कही गई तो मुझे भी ऐसा लगा, हो सकता है भाई तू ही गलत हो, तुझे ही गलत समझ में आ रहा हो, बाकी सब लोगों को सही समझ में आ रहा है। एक इससे समस्या ये भी आ रही थी कि समाज के अंदर आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। गांव-गांव के अंदर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अभी आपने करनाल में देखा कि कुछ गांव वाले समर्थन में हैं, कुछ किसान जो हैं इस अधिनियम के नए कानूनों के समर्थन में हैं, तो कुछ बहुत विरोध में हैं। जो विरोध में हैं वो धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ने लग गए हैं। धीरे धीरे हरियाणा जैसी घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि कहीं हिंसक ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और खुद एक कृषि परिवार से आने के नाते और ठीक ठाक पढ़ा लिखा होने के कारण मैंने इसकी कॉपियाँ निकाली जो नए सुधार कानून लाए हैं। इंग्लिश में मैंने कॉपियाँ निकाली, उसको अच्छे से पढ़ा, उसको हिंदी में जितनी सरलता से हो सके मैं आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला बिल है, वो 3 बिल आए हैं। सबसे पहला है द फार्म्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन शब्द का और इस्तेमाल किया गया है। अगर इसका साधारण हिंदी में अनुवाद करें तो कुछ इस तरह है: कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार सशक्तिकरण एवं संरक्षण बिल 2020। दूसरा है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। और तीसरा है जो बेसिकली नया नहीं है, पुरानी एक धारा थी, द एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट, उसको अंदर अमेंडमेंट करे गए हैं। तो ये बेसिकली 3 सुधार सरकार के हिसाब से 3 सुधार लाए गए हैं। मैं एक एक करके आप पे तीनों से चर्चा करना चाहूँगा। जो सबसे पहला है वह है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तो इसको हम टुकड़ों में बांटते हैं। इसमें 2 चीज़ और जोड़ी गई हैं, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। इसमें कुछ चीज़ें हम शब्दों पे बातचीत करेंगे। एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तो बेसिकली इसमें कहा गया कि जब किसान कुछ चीज़ किसी प्राइवेट कंपनी को बेचेगा तो उसके लिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस प्राइवेट कंपनी या उस प्राइवेट व्यक्ति को किसान के साथ एक लिखित में मसौदा तैयार किया जाएगा जिसमें दोनों के हस्ताक्षर होंगे, और उसी के बेसिस पे, जैसे कि किसान शुगर मिल्स के साथ बॉन्ड करता है, उसी तरीके से एक पहले कीमत तय कर दी जाएगी कि इतनी कीमत दी जाएगी। वो अपनी तरफ से डिमांड रखेगा खरीदने वाला कि मेरे को इतनी मात्रा चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए 1 टन गेहूँ चाहिए, 1 टन चावल चाहिए, तो वो आपके साथ, किसान के साथ मिलकर एक कीमत तय कर लेगा कि भाई इतनी कीमत तय करी जाती है और इतनी कीमत पे मैं खरीदूंगा। तो सरकार को ऐसा लगा कि किसान चूँकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किसानी के पेशे में नहीं हैं, तो हो सकता है कि जो ये खरीदने वाला है यह चूँकि पढ़े लिखे लोग होंगे, इनके पास वकील भी होंगे, सब कुछ होगा, तो ये एग्रीमेंट में कहीं ऐसी चीज़ें ना डाल दें जिससे कि किसान के साथ धोखा हो जाए। तो सरकार ने इसके लिए एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण, मजबूती देना। मजबूती आपको दी जाएगी तो किसी के खिलाफ ही ना, किससे, सुरक्षा के लिए ना। तो संरक्षण और मजबूती देने के लिए, आपके किसान को सुरक्षित करने के लिए और मजबूत करने के लिए ये बिल लाया गया, जिससे कि जो एग्रीमेंट बने वो हर जो मसौदा हो एग्रीमेंट का, वो किसान के फेवर में ज़्यादा हो, ना कि प्राइवेट कंपनी के। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे कि लोग ये कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी अफवाह मैंने सुनी कि किसान, मान लीजिए किससे गेहूं का किसी ने तय किया कि 2000 रुपये कुंटल मैं गेहूं बेचूंगा, और कंपनी के साथ 5 साल का करार हो गया। तो उसमें कीमत का, मतलब 1 साल का एक करार हो गया कि भाई इस साल मैं आपको 2000 रुपये कुंटल में उस कंपनी को बेचूंगा। उसने 1 टन का वादा हो गया कि 1 टन गेहूँ मैं आपको 2000 कुंटल के हिसाब से बेचूंगा ही बेचूंगा, ये किसान का वादा हो गया।
उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कंपनी ये कहने लगे कि नहीं जी आपका आधा माल सही है और आधा माल खराब है, तो उसमें किसान फंस सकता है। एक और बात कह रहे हैं अफवाह फैलाने वाले लोग, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसान इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बन जाएगा कि वो अपना माल अगर मान लीजिए 5,000 रुपये कुंटल का कहीं और से रेट मिल रहा है तो उसको नहीं बेच सकता। ये बिल्कुल सही है। 1 टन जब तक वो उसको नहीं देगा जो जिससे उसका पहला करार हुआ, आप किसी से वादा करके मुकर थोड़ी सकते हो। अगर मैं आपसे किसी चीज़ के लिए, अब मेरी गाय है, मेरा आपसे वादा हो गया 65,000 रुपये में आपको गाय दूंगा, और कल को मुझे जो है 80,000 रुपये का ग्राहक मिल जाता है, आप मुझे साइन दे के गए हैं, लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी मैं आपके साथ धोखा कर दूंगा। सीधी सीधी सी बात है, आपने एक के साथ वादा किया कि भाई मैं आपको 2,000 रुपये कुंटल 1 टन गेहूँ दूंगा। अब अगर 5,000 रुपये कुंटल रेट चला गया और आप 1 टन उसको दे चुके हैं और आपके पास फिर भी बचा है, तो आप आज़ाद हैं, आप उसको 5,000 रुपये कुंटल में बेच सकते हैं। अब यहाँ पे किसान के साथ जो समस्या आ सकती है वो ये है कि मान लीजिए क्वालिटी के ऊपर अगर लड़ाई हो जाए कि मान लीजिए आधा माल तो कह दे कि हाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मैं उसी रेट पे ले लूँगा, और आधे माल को खराब बताए और उसको लेने से मना करे या कीमत कम देने की बात करें, तो उसमें सरकार ने प्रावधान किए हैं इस एक्ट में कि किसान जो है अपने नज़दीकी तहसीलदार के पास जाएगा, जिस तहसील के अंतर्गत वो आता है, उस तहसीलदार से जाके शिकायत करेगा, और तहसीलदार की ये जिम्मेदारी है कि जांच करके 30 दिन के अंदर अंदर फैसला ले। अब यहाँ पे मैं किसानों की बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे इसमें प्रावधान ये भी देना चाहिए था कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए, जिसमें कोर्ट में भी जाने का मतलब, मान लीजिए एसडीएम ने सही फैसला नहीं लिया तो आप कोर्ट में जा सकें। अब किसानों का कहना ये है कि देखो जी कोर्ट में मामला फंस जाएगा, ये है वो है, किसान को कुछ नहीं होगा, किसान को जेल हो जाएगी। देखिए किसान को सबसे ज़्यादा सेफ गार्ड किया गया है इसमें। सरकार का कहना यह है कि तहसीलदार चूँकि लोकल नेताओं के, लोकल जो किसानों के संगठन होते हैं उनके बहुत दबाव में काम करते हैं। हम यहाँ पे अपने आसपास देखते हैं किसी तहसीलदार की इतनी औकात नहीं है कि हमारे नज़दीक के जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है भारतीय किसान यूनियन का, उसकी बात को हाँ या ना कुछ भी उल्टा सीधा कह सके। वो दबाव में रहता है पूरे, वो किसान के फेवर में ही फैसला लेगा। सरकार को इसमें किसान को आज़ादी देनी चाहिए कि वो कोर्ट भी जा सके, इसके मैं फेवर में हूँ, ये होना चाहिए, सुधार एक जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह का ये पहला कानून है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली यही है कि किसान को अपना एग्रीमेंट इस तरीके से मसौदा सरकार बनाए जिससे फेवर में वो हर हालत में किसान के फेवर में हो। इस कानून को अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मुझे जहाँ तक महसूस दिया कि इस कानून में जो व्यापारी आएगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ी हैं, और उसके लिए समस्या बढ़ाना जायज़ भी है क्योंकि भाई वो उसके पास पैसा है, वो पढ़ा लिखा है, उसके पास वकील है, वो कहीं किसानों के साथ कुछ गलत ना कर दे। इस आशंका को मन में ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बिल को बनाया है। इस बिल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य किसानों का सही कीमत दिलवाना, कि वो गलत कीमत ना दे। दूसरी बात, किसान को व्यापारी के साथ अगर उसके साथ विवाद हो जाए तो उसके लिए सशक्त किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो इसका तो काम है ये। अगर आपको इसमें कोई बुराई नज़र आए, आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप तथ्यों के साथ आप उठाइए और मेरे साथ आप इसमें जिरह करिए। आप मेरे को लिख के कमेंट में देखिए, मैं इसकी जांच करूंगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं हाँ मानूंगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक ये कानून किसान के संरक्षण के लिए है, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं। अब इसमें जो है एक चीज़ और है, इसमें आप जो है ये प्राइस, ये सर्विसेज भी है, फार्म सर्विसेज, एक शब्द और है फार्म सर्विसेज। अब ये फार्म सर्विसेज क्या है, ये ऐसे समझिए कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के लिए बहुत बड़े एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ज़मीन किसान की होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे व्यापारी आपसे ले लेगा और उसकी जो मर्जी में आएगा वो वहाँ बोएगा और जिस कीमत चाहेगा बेचेगा और आपको एक निश्चित कीमत देगा, जैसे बटाई पे होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अफीम बोनी शुरू कर देगा, भांग बोनी शुरू कर देगा और कुछ ऐसे उल्टी सीधी बो के किसान को जेल में भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। एक और भ्रांति फैलाई जा रही है कि उस ज़मीन पे वो तो मतलब इस नियम में ये है कि ज़मीन पे किसी भी तरीके से व्यापारी लोन नहीं ले सकता।
तो भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि फसल पे वो लोन ले लेगा, और वो फसल जब तक नहीं बिकेगी तब तक किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। मतलब आप ये चाह रहे हैं, जो शंका करने वाले हैं, कि किसान जो है कोई फसल बुआए और उस फसल के कटने से पहले अपनी ज़मीन बेच दे। तो अचानक से तो ऐसा होता नहीं। मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी है, जैसे कोई ऐसा आदमी है कि भाई बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनकी ज़मीन ज़्यादा इंडिया में है, उन्होंने वो ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, पर उन्हें अच्छे रेट मिलने लग गए तो उन्होंने बेच दी। ये ऐसे लोग तो कर सकते हैं, पर जिनका पेशा, जिनका काम किसानी हो, वो अपनी ज़मीन इस तरह नहीं देते। समझ में आया? तो इस तरह की आशंका फैलाना गलत है। देखिए, कोई आपकी ज़मीन पे, कोई भी व्यापारी आपकी ज़मीन पर लोन किसी भी प्रकार का नहीं ले सकेगा। अगर किसान की खुद की भी गलती हो, मान लो किसान खुद अपनी फसल में आग लगा दे और देना ना चाहे, इस स्थिति में भी किसान की ज़मीन को कब्जाया नहीं जा सकता। यह इस कानून में लिखा हुआ है। किसी भी स्थिति में, चाहे किसान की कितनी भी बड़ी गलती हो, ज़मीन कभी भी लायबिलिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ज़मीन को कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा कोई भी, चाहे जैसे वसूले, चाहे हर्जाना हो, कुछ भी हो, परंतु ज़मीन पे आंच नहीं आएगी। ये इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। तो फार्म सर्विसेज क्या है? अब इसमें फार्म सर्विसेज में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बहुत जगहों पे पंजाब में भी, गुजरात में, महाराष्ट्र में मैंने खुद देखा है, वहाँ पे किसानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग से। उसमें क्या क्या मिलता है आप ये समझिए। सर, आपको शुगर मिल भी ये काम करते हैं। शुगर मिल उन्नत बीज देगा आपको, जो है, जो व्यापारी है, जो मिल मालिक है या जो व्यापारी है, वो आपको अच्छी क्वालिटी का बीज देगा, अच्छे उर्वरक देगा, साइंटिफिक। उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कब डालना है, कितना डालना है, इसकी एक वैज्ञानिक सलाह आपको दी जाएगी। उसके बाद आपसे वो कहाँ लिया जाए, वो आपको छोड़ के आना पड़ेगा यहाँ कहीं, या फिर आपकी खेत में से ही इकट्ठा कर लिया जाएगा। जैसे कांटा लगाते हैं शुगर मिल्स, कांटे पे दे दो या फिर मिल गेट पे दे दो, दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप चाहें तो आपकी सुविधा अनुसार आप कांटे पे भी दे सकते हो, या फिर उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। कई जगह पे मैंने खुद देखा है कि जो ये होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मिल मालिक होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये मशीनरी उपकरण ट्रैक्टर तक देते हैं किसानों को। तो ये सब किसान की एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट आता किसी एक अच्छी फसल को उगाने के लिए, भाई देखो कि कृषि भी व्यापार है। आप अच्छा बीज खरीदोगे, अच्छा उर्वरक खरीदोगे, ध्यान से उसको डालोगे, अच्छी मशीनरियों का इस्तेमाल करोगे, तो उसमें आती है लागत। अब किसान के पास आज ये हालात नहीं रह गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा लागत लगा के बहुत उन्नत किस्म की कृषि कर सके। इतना पैसा नहीं है किसान के पास। तो इसको बढ़ावा देने के लिए कि बाहर से पैसा आए, वो हमें मान लीजिए 3 साल के लिए अपना सामान दे। अब आप ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि वो इस साल हमें सामान दे और ये सोच ले कि भाई इस साल ये सब इनसे प्रोड्यूस लूँगा और उसके सारे पैसे निकल जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो हमसे लंबाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल का। तो वो ये उम्मीद करेगा कि मैं जितना सामान किसान को दे रहा हूँ, जो बड़ी लागत लगा रहा हूँ, मशीनरी में लगा रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहा हूँ, एक वो कृषि वैज्ञानिक भी रखेगा। मैंने देखा बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कृषि उत्पाद से रखती हैं, जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक, MSc एग्रीकल्चर, PhD एग्रीकल्चर वाले लोगों को हायर करती हैं, जो रिसर्च करती हैं उर्वरक पे, बीजों पे। तो इन लोगों की तनख्वाह पे वो सब वही खर्चा करेगा और उस सारे ज्ञान को किसान के साथ साझा करेगा और उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। उससे किसान को भी फ़ायदा है, व्यापारी को भी फ़ायदा है, आम कंज्यूमर को भी फ़ायदा है। आज की तारीख में आप सबको पता है कि किस तरह का गेहूं का उत्पादन हो रहा है। गाँव में हालात ऐसे हो गए कि ज़मीन जहर हो गई है। ज़मीन में इतना जहर घोल दिया, इतना यूरिया घोल दिया किसानों को सही गाइडेंस न मिल पाने के कारण कि ज़मीन आजकल हमारी बंजर होती जा रही है। तो इस सब को रोकने का अब हमारी जो फसलें हैं, गेहूं, पंजाब अपना उगाया हुआ गेहूं बिल्कुल नहीं खाता। हम ये चाहते हैं कि हमारा उगाया हुआ गेहूं जो हमने उगाया खूब सारा केमिकल डाल के वो बिक जाए, उसे कोई ना कोई तो खाएगा। दोस्तों, हम जहर खिला रहे हैं दुनिया को। आप चाहते हो हम दुनिया को जहर खिलाएं? हमें अगर उच्च तकनीक मिले, हमें ऐसी तकनीक दे एग्रीकल्चर की साइंटिस्ट, जिससे कि हम बिना जहर के इस्तेमाल के बढ़िया से बढ़िया, उन्नत से उन्नत फसल उगा सकें, जो स्वास्थ्यवर्धक भी हो, हानिकारक ना हो। तो उससे हमारा भी फ़ायदा, हमारा स्वास्थ्य भी,
और जिनको हम बेच रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य को फायदा है। देखिए, ये कृषि कानून अपने आप में क्रांतिकारी हैं। इससे प्राइवेट पैसा, जो प्राइवेट कंपनियों में पैसा था, आज से 30 साल पहले 1990-92 में पूरे भारत में विकास की क्रांति लाई गई थी हर सेक्टर में। केवल एक सेक्टर बच गया था, वो था कृषि सेक्टर। ये कानून बहुत लेट आए हैं, लगभग 30 साल देर से हैं, और फिर भी इन्हें रोकने का प्रयत्न हो रहा है। ये थोड़ी सी गलतफहमियों का नतीजा है। हाँ, कुछ गलतियां सरकार की तरफ से भी हैं, उनका जिक्र भी हम करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि गलत है सही के लिए। कुछ और अच्छा कर देती सरकार, तो उसके लिए हमें बहस करनी चाहिए, किसान संगठनों को बहस करनी चाहिए। पर किसान संगठन जो ये बाल हट में अड़ गए हैं कि इन्हें पूरी तरीके से हटाया जाए, मेरे ख्याल से इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। ना कंज्यूमर का फायदा होगा, ना व्यापारी का फायदा होगा, ना किसान का फायदा होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का होगा, क्योंकि बाकियों की तो काम वैसे ही वैसे चल रहा है। इस समय जो ये सुधार बिल हैं, ये केवल किसान के फायदे के लिए बने हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला अधिनियम की बात। अब मैं आपसे बात करूंगा जो दूसरा अधिनियम, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। एक तो मेरी थोड़ी सी शिकायत सरकार और ये सरकारी अमला जो अधिकारी लोग हैं इनसे ये है कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो इन्होंने बिलों का मसौदा पेश किया है, उसमें इतनी कठिन भाषा का इस्तेमाल किया है, हिंदी में भी इतने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया है जो अपने आप में डराने वाले हैं। हम किसान लोग हैं भाई, हमें इतने कठिन कठिन शब्दों से मत डराइए। इसको अगर हिंदी में समझा जाए आसानी से, तो कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण, ये इसका साधारण सा हिंदी में मतलब है, परंतु इसको आसानी से समझते हैं। इस बिल में बेसिकली एपीएमसी एक्ट जब लाई गई थी भारत देश में, मंडी समिति कानून जब लाया गया था, उस समय भारत में बहुत बड़ी समस्या ये थी कि व्यापारियों के पास कुछ ज़्यादा ही ताकत हुआ करती थी। व्यापारी जमाखोरी किया करते थे और किसानों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न था। तो सरकारी मंडियां बनाई गई जिससे किसानों का उत्पीड़न रुक जाए। शुरुआत में इससे बहुत अच्छा भी हुआ होगा, मैं इतनी उम्र का नहीं हूँ कि उसमें कह सकूँ, पर धीरे धीरे ये अच्छाई, जो कि हर सिस्टम में धीरे धीरे कोड़ आ जाता है, और भारत में ऐसी पार्टियों का राज रहा कि थोड़ा गलत हुआ। तो धीरे धीरे ये जो एपीएमसी एक्ट थी, ये अपने जो उसका उद्देश्य था उससे भटक गई। किसानों को जायज़ जो दाम मिलने चाहिए थे, जो फैसिलिटीज़ मंडियों से मिलनी चाहिए थी, वो मिलनी बंद हो गई। मंडियों का काम था जायज़ दाम दिलाना किसान को, किसान की उपज को संरक्षण, स्टोरेज वगैरह प्रदान करना, जिसमें वो असफल होने लग गई। भारत सरकार की इतनी कुव्वत भी नहीं है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एपीएमसी एक्ट लागू होने के बावजूद आज तक सरकारी मंडियाँ नहीं पहुँच पाई हैं। मेरा ये भी मानना है कि एपीएमसी इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक डर फैलाया जा रहा है कि धीरे धीरे, फिलहाल तो इसका फ़ायदा मिलेगा किसान को कि व्यापारी जब आएंगे तो ज़्यादा पैसे देंगे, धीरे 2 साल 3 साल 10 साल बाद धीरे धीरे जब मंडियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी तो मंडियाँ हट जाएंगी और किसान जो है मजबूर हो जाएगा इन लोगों के हाथों, व्यापारियों के हाथों, और फिर वो उनके हाथों ही कठपुतली बन जाएगा और किसान को का वो उत्पीड़न शुरू कर देंगे। मैं इस चिंता से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, किसानों के साथ जो मेरे भाई हैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा ही संभावना हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या मांग करनी चाहिए? उसके लिए हमें मांग करनी चाहिए कि मंडी व्यवस्था में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। मंडी व्यवस्था को विस्तार की आवश्यकता है। इसके अधिकारियों के ऊपर बेहतर मैनेजमेंट लाने की आवश्यकता है। उसके ऊपर हमें मांग उठानी चाहिए, ना कि इस कानून को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। आप एक बात सोचिए, अभी हम जब अपना कोई जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन मंडियों में बेचने जाते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, व्यापारी को भी हमें भी, जो कि राज्य सरकारों के पास जाता है और उसमें कमीशन जाता है आड़तियों के पास। तो इन दोनों को इससे रोजगार मिलता है कि सरकार को कर मिलता है और आड़तियों को रोजगार मिलता है। ठीक है, इस कानून के आने के बाद जो राज्य सरकारें हैं उनको नुकसान होगा, उनको कर हानि होगी और आड़तियों को भी अपने कमीशन में नुकसान होगा ही होगा। परंतु उससे किसान को फायदा होगा, किसान डायरेक्टली बेच सकेगा। अब किसान को आज़ादी दी जा रही है, वो चाहे तो मंडी में जाए, अगर उसको मंडी में बेहतर रेट मिल रहा है तो मंडी में जाए, अगर बाहर रेट बढ़िया मिल रहा है तो बाहर जाए।
सरकार को मंडियों को संरक्षित बेहतर संचालित करना चाहिए, जिससे कि सरकारी मंडियां जो हैं वो व्यापारी से मुकाबला करें, कंपटीशन करें। प्राइवेट व्यापारी के साथ कंपटीशन की स्थिति उत्पन्न हो, सरकारी मंडियां इस स्थिति में आकर खड़ी हो जाएं कि किसान चाहे तो कुछ माल अपना, ज़्यादातर माल सरकारी में बेचे और कुछ माल व्यापारी को बेचे। उससे दोनों को फ़ायदा होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आना चाहिए सरकारी इन्वेस्टमेंट के अलावा वो भी आएगा, और सरकार का भी काम, सरकार को कर भी मिलेगा। ये राज्य सरकारों का काम है, राज्य सरकारों को भी कर मिलेगा, और आढ़तियों की आजीविका भी नहीं टूटेगी। मैं आढ़तियों के भी खिलाफ नहीं। एक और चीज़ जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, जो इस कानून में मुझे कमी नज़र आई, मुझे ये कमी नज़र आई कि एमएसपी की गारंटी का कानून भी इसमें जोड़ देना चाहिए था, जिसके लिए हमें मांग करनी चाहिए, जिसके ना कि ये कि पूरी तरीके से इस कानून को वापस करें। इसमें हमें मांग करनी चाहिए कि इसके साथ साथ आप एमएसपी की गारंटी को भी जोड़ें। अगर एमएसपी नहीं, अब देखिए ऐसा हो जाता है कि जब आप बाज़ार के अधीन हो जाते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल के साथ हुआ कि कई बार चीज़ें रेट बढ़ जाते हैं, कई बार घट जाते हैं। बाज़ार का यही नियम है, कभी किसी चीज़ की उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसके रेट गिर जाएंगे, उत्पादन कम होगा तो रेट बढ़ जाएंगे। अब इससे किसान भी समस्या में आ जाता है। किसान को मालूम है ये सब कि कई बार किसी फसल के रेट कम होते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं, ये सब है। परंतु जैसा विदेश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन देशों में सरकारें क्या काम कर रही हैं, अपने किसान को अगर कीमत गिर जाती है तो सब्सिडी देती है। मान लीजिए 2,000 रुपये क्विंटल गेहूं आज मैं बेच रहा हूं और कल को मैं 5,000 बेचा अगले साल, और उससे अगले साल वो घट के 1,500 आ गया, तो किसान को, आपको, सरकार को एमएसपी देनी पड़ेगी। और एमएसपी का बोझ व्यापारी के ऊपर भी मत डालो, न एंड कंज्यूमर के ऊपर डालो। सरकार को, किसान को सब्सिडी देनी चाहिए 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरकार दे सकती है। जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसी देशों की सरकारें दे रही हैं तो किसान को ये सब्सिडीज भी ये सरकार को देनी पड़ेगी। इस कानून के साथ मैं दो चीज़ें अपनी जोड़ रहा हूँ कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे, अगर एमएसपी के हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा तो सरकार सब्सिडी देने की गारंटी दे, और तीसरी चीज़ मंडी व्यवस्था को सुधारे और उसके विस्तार में कार्य करे। तो ये मैंने दो आपसे, जो पहले नियम हैं, ये आपसे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं तीसरी पे। तो जैसे कि मैंने कहा था, द एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट, ये बेसिकली अमेंडमेंट है, ये पहले से है। इसका आने का कारण, जब लाई थी सरकार तब बहुत अच्छा इसका कारण था। उसका कारण ये था कि जमाखोरी और आर्टिफिशियल डिमांड, इसका हिंदी में मतलब ये होगा कि मान लीजिए लाला लोग एक सिंडिकेट बना लेते थे पुराने ज़माने में, इसको सिंडिकेट कहते थे। तो सिंडिकेट बना के क्या करते थे कि बड़े बड़े व्यापारी सारा माल किसानों का खरीद लिया, अपने गोदामों में भर लिया, और जैसे कि प्याज के साथ अभी भी होता है, प्याज के साथ होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ अभी भी होता है। इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के रहते हुए भी हो रहा था कि 5 रुपये किलो आपने प्याज खरीदी किसान से और ले जाके गोडाउन में बंद कर दी, उसमें से आधी सड़ भी जाए तो भी व्यापारी को फ़र्क नहीं पड़ता था। और आम जो हमारे जो बाकी कंज्यूमर होते थे वो 100 रुपये किलो तक भी प्याज खरीदते थे। और सरकार, उस समय की कांग्रेस सरकार के कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे, उनका मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप जाके देखना। उन्होंने कहा था कि ये तो व्यापारी सस्ती खरीदे, सस्ती बेचे, इससे सरकार का क्या काम, सरकार प्याज खरीदने बेचने के बिजनेस में थोड़ी है। तो वे तो ऐसी बातें कह के कांग्रेसी लोग अपना पल्ला झाड़ लेते थे। पर इस सरकार ने इससे बदलाव लाके, इस एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट में बदलाव लाके कंज्यूमर, किसान और व्यापारी तीनों का फ़ायदा, इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी। इसमें जो बेईमान आदमी है उसको कहीं रोकने का प्रयत्न किया गया। अब इसमें क्या है कि इन्होंने ये जो एसेंशियल्स कमोडिटीज़ हैं, इसमें आता है अनाज, फल, सब्जियां, तेल, दलहन, दालें, ये सब आती हैं। तो सरकार ने ये कहा कि हम स्थिति के हिसाब से जिस चीज़ की कमी आ जाएगी या हमें ऐसा लगेगा कि जमाखोरी हो रही है तो हम उसको एसेंशियल कमोडिटी में डाल देंगे। जिस चीज़ की कमी नहीं होगी, बढ़िया से उत्पादन होगा, उसको हम एसेंशियल कमोडिटी से हटा देंगे। अब उसमें स्पेशल इन्होंने कुछ और कंडीशंस जोड़ी है कि मान लीजिए युद्ध हो जाता है और अचानक से जो है हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ों की कीमत बढ़ सकती है, ये व्यापारी अनाज या इन चीज़ों को कब्जा कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं, तो वो अचानक से इन सबको सरकार चाहे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत ला सकती है और उसको रेगुलेट कर सकती है।
कोई जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, फेमेन की स्थिति आ जाए, अप्रत्याशित किसी चीज़ की, वस्तु की जो कि अप्राकृतिक वृद्धि हो जाए कीमतों में 50%, 100% से भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको रोकने के लिए भी कानून बनाया गया है। तो इस तरह की चीज़ों को लाया गया है कानून में। अब इसमें अगर आप लोगों को कमी नज़र आती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसको मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे को बताइए, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं उस पर दोबारा से आपका साथ दूंगा, आपके साथ किसान आंदोलन में जाके खड़ा हूँगा, अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। सरकार मेरे को नहीं लगता किसानों के खिलाफ है, किसानों की वोट ज़्यादा है, व्यापारियों की वोट कम है, और ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वोटों की कीमत ज़्यादा है। और एक और बड़ी बात, राजनीति में इसके वीडियो के बाद और इसके मिलने वाले जो मेरे को इसके वो मिलेंगे, जो परिणाम मिलेंगे, जो मेरे को इसके जवाब मिलेंगे, उसके बेसिस पे मैं इस राजनीतिक चर्चा भी करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी आज के दिन शहीद हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जय जवान जय किसान।